आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही भी हैं और ये द रेड माइक दुनिया है। और बहुत बहुत दिलचस्प घटनाक्रम है जो विश्व भर में घट रहा है और उस घटनाक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब। कब क्या कर दें, कब क्या कह दें, किसी को नहीं पता। और जो उनके परंपरागत दोस्त हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के कदम से काफी तकलीफ हो रही है और आगे और हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है कि वो ईरान के साथ बातचीत करेंगे। शनिवार को ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच बैठक होने वाली है और इस बैठक में क्या कुछ होगा और इजराइल के लिए क्या एक बुरे संकेत हैं ये, इस पर चर्चा करेंगे। शाही साहब, पहले तो खबर पर नजर डालें और उसके बाद उसके असर पर नजर डालें। जी। तो हमारे दर्शक जानते होंगे कि पिछले कई महीनों से डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि वो जिसको कैरेट एंड स्टिक जो हम लोग कहते हैं वो कह रहे थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हम बातचीत करने को तैयार हैं और हम नहीं चाहते कि हमें वॉर की तरफ जाना पड़े, यानी हमें बॉम्ब करना पड़े। ये एक दो बार उन्होंने ये बात कही। इनफैक्ट जब हेड ऑफ स्टेट आए हुए थे आयरलैंड के, तो उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें किसी ने जब ये सवाल पूछा था तो उसका उन्होंने जवाब दिया था। उसके बाद उन्होंने एक लेटर भेजा। हालांकि लेटर जो है वो एक नॉर्मल चैनल के थ्रू नहीं था। हमारे दर्शक जानते हैं ईरान और चूंकि अमेरिका के बीच जो है राजनयिक संबंध नहीं है, तो ईरान के अंदर जो स्विस यानी स्विट्जरलैंड का जो एम्बेसी है, वो उसको बोलते हैं स्पेशल इंटरेस्ट सेक्शन। यानी वो अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई कुछ भी किसी भी तरह की कोई मैसेज जो है वो एक दूसरे को भेजना हो, कुछ और तबादले ख्याल करने हो, तो वो स्विस एम्बेसी के थ्रू जाता है। हालांकि अमेरिका ने यूएई के थ्रू वो लेटर भिजवाया, फिजिकल लेटर भिजवाया, यानी एक आदमी उस लेटर को हाथ से लेके पहुंचा फिजिकली यूएई, यानी वहां पे यूएई को उसने हैंड ओवर किया। फिर यूएई से एक आदमी फिजिकली वो लेटर लेके तेहरान पहुंचता है और उसने वो लेटर जो है वो दी है। लेटर में इस बातचीत की पहल की गई। हालांकि लेटर बहुत ही बचकाना था। उसके कंटेंट कुछ जर्नलिस्ट को दिखाए गए थे, तो वो कंटेंट हमने पढ़ा, वो काफी बचकाना था। पर वो एक आप उससे ज्यादा ट्रंप से बहुत ज्यादा आशा नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने लेटर भेजा, यही अपने आप में एक बड़ी खबर है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो कितना बचकाना है और उसकी जबान जो है वो कैसी है, वो अलग बात है। हालांकि हिज एक्सेलेंसी वगैरह शब्द के साथ संबोधन किया है खामेनी को, तो यानी वो बदतमीजी जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन बचकाना था वो लेटर। ईरान ने कहा कि हम इस लेटर का जवाब देंगे, अपने तरीके से देंगे, अपने चैनल के थ्रू देंगे। और उन्होंने ओमानी चैनल के थ्रू इसको, चूंकि ये अमेरिका और ईरान के बीच अगर कोई स्पेशल कुछ होता है, यानी कोई ऐसी चीज होती है जो नॉर्मल डिप्लोमेसी के बाहर जाके करनी होती है, तो वो जनरली ये लोग ओमान के थ्रू उसको करते हैं। तो ओमान के थ्रू वो लेटर भेजी गई है और अब ऐसा लग रहा है कि ये 12 तारीख को, यानी सैटरडे को, इस पे जो है वो बातचीत दोनों की शुरू हो जाएगी। ईरान के तरफ से जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, वो आएंगे। और अमेरिका के तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू वेस्ट एशिया हैं स्टीव विटकॉफ, वो वहां पे आएंगे। तो दोनों मिलेंगे मस्कट में और फर्स्ट राउंड नेगोशिएशन जो है वो शुरू होगी। इसमें एक डिफरेंस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये इसका ऐलान किया, नेतन्याहू के साथ जो मीटिंग थी उसके बाद उन्होंने ऐलान किया। हम इस पे आएंगे अभी कि इस पे नेतन्याहू का क्या रवैया है और क्या चीज है। बट ऐसा बिल्कुल प्रतीत हुआ कि नेतन्याहू को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो इसमें वो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गए जब ये अनाउंस किया गया। तो एक छोटी सी ये चीज है कि ट्रंप ने कहा है कि ये डायरेक्ट मुज़ाकरात होंगे, ईरान ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट मुज़ाकरात होंगे। इसके अपने मोडालिटीज हैं। हमने पहले भी जब ये मैं JCPOA कवर कर रहा था वियना में, तो हमने देखे थे कि ये मुज़ाकरात दोनों के बीच कैसे होते हैं। तो आई थिंक वो कोई मैकेनिज्म है, पर बड़ी खबर ये है कि 12 तारीख को एक मीटिंग होने वाली। शाही साहब, ईरान ये कह रहा है कि वो बात करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका को जो मिलिट्री थ्रेट हैं वो बंद करने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है ऑफ अमेरिका बहुत धमकी देता है, चेतावनी देता है ईरान को।
ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, वॉरशिप्स इधर उधर होते रहते हैं। आज की तारीख में अगर अमेरिका को कोई चुनौती दे रहा है तो वो ईरान खुलेआम चुनौती दे रहा है। वो कहता है कि अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार कोई हमला हुआ तो हम भी बराबरी से जवाब देंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे, हम भले ही तबाह हो जाएं लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जब इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी हो चुकी है, ऐसे में आपको लगता है कि यूएस इस बैठक के बाद या इस बैठक से पहले मिलिट्री थ्रेट्स बंद कर देगा, या ये वादा करेगा ईरान को कि हम मिलिट्री थ्रेट्स नहीं देंगे आपको, धमकी नहीं देंगे आपको? देखिए, एक तो अमेरिका का तरीकेकार है, एक डोनाल्ड ट्रंप का तरीकेकार है, और सब जानते हैं कि बॉम्बास्टिक हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। हालांकि अनप्रेडिक्टेबल आदमी डेंजरसली अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने अपने तरफ से काउंटर मेजर्स नहीं लिए हैं। इनफैक्ट रॉयटर्स ने कल एक रिपोर्ट छापी थी। हालांकि जो जर्नलिस्ट हैं उनको इसके बारे में जानकारी ऑलमोस्ट करीब 10-15 दिन पहले से थी कि ईरान ने एक वार्निंग अपने सारे नेबर्स को दिया है, स्पेशली यूएई, कतार, तुर्की, इराक, वो सारे जहां जहां पे अमेरिकन बेसेस हैं उनको ये वार्निंग दी है कि जिस भी बेस का उपयोग अमेरिका करेगा हम पे हमला करने के लिए, हम ये नहीं देखेंगे कि वो बेस कहाँ पे है और वो अमेरिका के कंट्रोल में है या किसके कंट्रोल में है। उस कंट्री पे हम हमला करेंगे, यानी उस बेस पे हमला करेंगे, और अगर उसमें रुकावट डालने के लिए वो देश आता है तो हम उस पर हमला करेंगे। ये क्लियर वार्निंग जो है वो अभी रॉयटर्स ने बताई है। हालांकि ये वार्निंग 10-15 दिन पहले दे दी गई थी, 15 दिन से पहले ही था, रमजान के दरमियान में ये वार्निंग जो है इन तमाम देशों को दी गई है, जिसमें कि यूएई, बहरैन, कतार, तुर्की और इराक शामिल है। तो दोनों तरफ से मेजर्स, काउंटर मेजर्स लिए गए थे, लेकिन इससे ये भी प्रतीत होता है कि प्रोबेबली ये रेड हेरिंग भी हो सकता है। रेड हेरिंग हम डिप्लोमेसी में उस चीज को कहते हैं जब आप एक कोई बड़ी चीज को छुपाने के लिए आप लोगों का ध्यान किसी दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो शायद ये टॉक की प्लानिंग जो है हो रही थी, और ये लीक ना हो, और इसराइल के जो प्रो इसराइल एलिमेंट्स जिस तरह से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में हैं, जिस तरह से वो चीजें लीक करते हैं, तो शायद उस लीक से बचने के लिए प्रोबेबली ये रेड हेरिंग भी की गई थी। इस तरह के न्यूज जो है वो रिवील किए गए थे, प्लान किए गए थे। अब जब बातचीत हो रही है तो जाहिर है कि ये इट हैज कम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेतन्याहू 4 मुद्दों को लेके अमेरिका गए थे। इनफैक्ट गए नहीं थे, उनको समन किया गया था। आज ये खबर अब आई है कि उनको बुलाया गया, और जैसे वो नेतन्याहू का ये होता है कि वो अपने तरीके से आते हैं, वो कई बार पोस्टपोन कर देते हैं, वो ये दिखाते हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कि मैं बराबर का शरीक हूँ इसमें। तो वैसा नहीं किया गया। उनको बोला गया कि इस तारीख को इतने बजे तुम्हें आना है, और वो इस तारीख को उतने बजे वहां पे पहुंचे। 4 एजेंडा लेके गए थे। गजा का एजेंडा था, सीरिया का एजेंडा था, टैरिफ का एजेंडा था, और ईरान पे अटैक का एजेंडा था। इसमें से जो 3 एजेंडे थे जो ऑन डिस्कशन थे, उन तीनों में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने उनकी बात नहीं मानी। न टैरिफ पर रिलीफ मिला है, एर्दोगान के अगेंस्ट में वो अमेरिका को से चाहते थे कि कोई कार्रवाई करवाई जाए, डिप्लोमेटिक ही सही। तो वहां भी वो जो है उनको सफलता हासिल नहीं हुई है। और ये ईरान वाला जो है वो तो कम्प्लीटली कम्प्लीटली, क्योंकि मैं कल आज सुबह के ये इजरायली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा था, और इजराइल हयूम और बाकी जो न्यूज़पेपर्स हैं, तो ये कह रहे थे कि कंप्लीट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था। इसका थोड़ा भी अंदाजा नेतन्याहू को नहीं था, और वो उनके बॉडी लैंग्वेज में भी झलक रहा है, जो आप वीडियोस जो व्हाइट हाउस से निकल के आ रहे। शाही साहब, आपने बहुत रेड हियरिंग के बारे में भी आपने बताया कि ये इसे अगर हम समझें, और बहुत लोग ये समझना चाहते हैं कि ईरान से ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बात कर रहा है, पहले तो ये बहुत बड़ी खबर खुद में ही है कि बातचीत हो रही है, और ये अपनी समझदारी के लिए भी भारत में जो तमाम लोग हम लोग को सुनते हैं हर रोज डेडिकेटेडली और समझना चाहते हैं, इसका क्या गजा में जो युद्ध चल रहा है उस पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? अमेरिका का ये एंगेजमेंट ईरान से, जैसे आपने बताया कि काफी अनकंफर्टेबल है नेतन्याहू साहब, उस पर कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? क्योंकि अंत में सभी चाहते हैं कि वहां पर वो युद्ध खत्म हो। जी, देखें, शॉर्ट और मीडियम टर्म में तो इसका असर कोई गाजा पे डायरेक्ट कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंसिव कोई डील होती है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इन टॉक से क्या रहनी चाहिए। सबको पता है एक डील नेगोशिएट की गई जेसीपीओए। हमारे दर्शक जो
हालांकि अब हमारे बहुत ऐसे दर्शक होंगे जो उस जमाने में बिल्कुल ही स्कूल में होंगे, अब बड़े हो गए होंगे, क्योंकि उस बात के भी तो ऑलमोस्ट अब 9 साल हो गए। तो अगर वो डील को आप देखें, बड़े मशक्कत के साथ वो डील जो है निगोशिएट की गई थी। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ आवर टाइम। मैंने उसको कवर भी किया था, और जो मैं कह रहा था मोडालिटीज, तो उसमें ये होता था कि यूरोपियन यूनियन की जो सरबराह है वो बैठी होती थी, अमेरिकन पहले कमरे में आते थे, उनको सारा ब्रीफ करते थे, वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते थे, फिर वो कमरे से निकल जाते थे, फिर ईरानी उस कमरे में आते थे, और फिर वो जो यू के सरबराह है उनके साथ उनकी बातचीत होती थी। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टॉक होता था। शायद वही मोडालिटी जो है हम यहाँ भी हमें देखने को मिलेगी। हालांकि जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, बोथ अमेरिका से और ईरान से, कि अगर ये इनिशियल राउंड में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, यानी सही रास्ते पे अगर ये टॉक चलती है, तो शायद हो सकता है कि फिर ये डायरेक्ट टॉक में तब्दील हो जाए। फिलहाल ये इनडायरेक्ट टॉक जैसी रहेगी, यानी मेरे ख्याल से कोई ओमानी डिप्लोमेट जो है वो बैठा होगा, ओमानी डिप्लोमेट के सामने पहले अमेरिकन अपनी मांग रखेंगे, फिर ईरानियन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, और जब ये हो रही होगी तो वो एक कमरे में नहीं होंगे, एक कमरे में तभी आएंगे जब फाइनल एक कोई फोटो जो होगा। मेरे ख्याल से वो उसके लिए अभी बहुत जल्दीबाजी। लेकिन अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव डील बनता है तो जाहिर है कि इसके क्या पहलू, कितने इसके अलग अलग पहलू हैं, उनको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अभी हमें ये देखना चाहिए कि स्टार्टिंग गैम्बिट क्या है। तो सबको पता है कि ट्रंप का जो स्टार्टिंग गैम्बिट होता है वो ऐसी कुछ बेवकूफाना होता है, मतलब वो ऐसी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं ताकि लोग जो है वो कहीं एक मिडिल ग्राउंड पे जाके आए। तो ट्रंप का जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है वो है जो जो इसराइल का पोजीशन है, यानी कि ईरान हैज टू कंप्लीटली डिसमेंटल इट प्रोग्राम, यानी इसके सारे एनरिचमेंट उनको बंद करने होंगे। ऑलरेडी जो एक्सेस एनरिच्ड यूरेनियम है वो उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा अमेरिका को, और उनको सारे जो यानी जो ये न्यूक्लियर एनरिचिंग प्लांट्स है वो डिस्ट्रॉय कर। ये नीडलेस टू से इस तरह का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हमले के बाद भी आपको डिस्ट्रॉय होना है तो फिर बिना हमले के क्यों डिस्ट्रॉय हो। फिर ऐसा करें कि दोनों एक दूसरे पर हमला करके अगर वो डिस्ट्रक्शन अचीव भी करनी है अमेरिका को, तो वो ऐसे डिप्लोमेटिक सरेंडर के थ्रू नहीं मिलेगी। नेतन्याहू ने वीडियो दे के ये बातें कही है, ट्रंप ने अपने लेटर में यही चीज लिखा है, लेकिन सबको पता है कि वो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन। अब अगर यही पोजीशन है, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होता, तो विटकॉफ जाते नहीं, क्योंकि विटकॉफ ने अपने उनके जो पुराने इंटरव्यूज हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि मोर एक्सेस यानी मोर रेस्ट्रिक्टिव डील की तरफ हम जा रहे हैं, डिसमेंटलिंग ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे मैं दर्शकों को समझा दूं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक सिविलियन अंग होता है, एक मिलिट्री अंग होता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई मिलिट्री अंग नहीं है, ये अमेरिका की खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी भी कहती है। अमेरिका के सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो एक ग्रुप होता है उसको नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट कहते हैं, जो कि 13 से लेके 16 इंटेलिजेंस एजेंसी के मोस्टली 13 उनके जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसका लब्बो लुबाब निकाल के एक सिंगल इनपुट बनाता है। तो वो जो अभी 7-8 दिन पहले इनपुट, लेटेस्ट इनपुट आई है मार्च महीने की, जिसकी हेड जो है तुलसी गबार्ड है, उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। यानी ये बात को अमेरिकन भी मानते हैं, लेकिन वो जो यहूदी लॉबी का एक वहां पे इंसान है। तो अब बात यह है कि अगर तो ट्रंप ये सोचते कि जो नेतन्याहू का पोजीशन है, जो उन्होंने अभी फिलहाल लिया है मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, वही पोजीशन पे रहना है, तो मेरे ख्याल से इस मीटिंग की कोई जरूरत नहीं थी और विटकॉफ को भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। तो विटकॉफ ने अपने इंटरव्यू में जेसीपीओ जैसा ही एक डील जो है वो उसकी परिकल्पना उन्होंने की है। उसमें कुछ चीजें जेसीपीओ से ज्यादा मुश्किल भरे होंगे, यानी ईरान को कुछ और कंसेशन देना होगा, लेकिन इससे ये भी लगता है कि अमेरिका भी लार्जर कंसेशन देने को रेडी हो। ये लार्जर कंसेशन क्या है? अभी तक जो आप जेसीपीओ डील में देखते थे उसमें सेकेंडरी सैंक्शन लिख दिए गए। सेकेंडरी सैंक्शन क्या होते हैं? कि फर्ज करें कि कोई यूरोपियन कंपनी, जैसे मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं, कयास लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे फ्रेंच कंपनी है, कार कंपनी है पेजो, हम सब जानते हैं, अभी इंडिया में भी उसकी कुछ गाड़ियां जो है वो शायद आई हैं। वो जो पेजो है, वो पेजो के साथ ईरान के एक कार कंपनी खोदरो का एक गठबंधन था। अब जब ये सैंक्शन लगे तो पेजो को जाना पड़ा, क्योंकि पेजो है तो फ्रेंच कंपनी, लेकिन चूंकि वो अमेरिका में भी कार बेचती है तो उस पर सेकेंडरी सैंक्शन लग सकते थे, यानी वो अमेरिका में अपनी गाड़ियां नहीं बेच सकता, तो इस डर से भाग जाती। जेसीपीओ में ओबामा ने ये सैंक्शन हटा दिए, सेकेंडरी सैंक्शन।
लेकिन प्राइमरी सैंक्शन जो अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा रखे हैं वो वैसे। अब अगर ट्रंप, जब से ट्रंप इस डील से बाहर निकले हैं, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बीच में 4 साल डेमोक्रेट गवर्नमेंट थी जिन्होंने वापस से इस डील में जाने के लिए कुछ नहीं किया, इनका अपना डील था। अब जो स्थिति थी इसमें से पुल आउट करने के रोज, उससे बहुत आगे ईरान जा चुका है इन टर्म्स ऑफ एनरिचमेंट, इन टर्म्स ऑफ एनरिच यूरेनियम, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ सेंट्रीफ्यूज, इन टर्म्स ऑफ न्यू प्लेसेस वेयर एनरिचमेंट इज गोइंग ऑन ऑल उसमें। तो अब यहां से वापस फिर उस 2016 पे जाना मुश्किल होगा। तो वो तभी संभव है जब 2016 से ज्यादा आपको फायदा भी दिया जाए, यानी फायदा और नुकसान अगर दोनों चीज 2016 के मुकाबले में ज्यादा होगी तभी जाके ये डील हो सकती है। अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव, अब हम गाजा वाले आपके सवाल पे आए, अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव डील होती है और इसमें एक लार्जर वेस्ट एशिया के सिक्योरिटी एक स्ट्रक्चर की बात होती है कि एक लार्जर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इन प्लेस होगा इसके बाद, तो वो तब तक नहीं हो सकता कि जब तक सेपरेट पैलेस्टीनियन स्टेट ना हो जाए। लेकिन अभी हम लोग बातचीत के उस कदम से बहुत दूर हैं। ये ओपनिंग गैम्बिट है। ओपनिंग गैम्बिट में पहले हम सैटरडे को देखेंगे क्या बातचीत हुई, उसके क्या असरात जो हैं दोनों के डोमेस्टिक ऑडियंस में उसको किस तरह से लिया गया, तमाम चीजें होंगी। फिर मुझे लगता है कि ये तो अभी शुरुआत है, कई राउंड्स इसके होने हैं तब जाके इसमें अल्टीमेटली कुछ होगा। हालांकि ये भी सही है कि पिछली बार जैसा वक्त नहीं है, अक्टूबर के बाद ईरान पर से वापस सैंक्शन नहीं लग सकता है, क्योंकि ये जो इनिशियल डील हुई थी उसकी मियाद इस अक्टूबर की थी। तो यूरोपियन यूनियन को भी डिसाइड करना है कि क्या उससे पहले वो ईरान पे स्नैपबैक सैंक्शन लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। तो अक्टूबर अगर आ गया तो उसके बाद वो सैंक्शन नहीं लगा पाएंगे, और इत्तेफाक से अक्टूबर में ही सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ बनने जा रहा है रशिया, तो वो फिर वो सैंक्शन लगने नहीं देगा। तो यानी हमारे पास अभी अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का वक्त है, इसी में जो फैसला होना होगा वो होगा। शाही साहब, आखिरी सवाल, अभी चूंकि जब आपसे बात कर रहे थे तो हमें लगा कि थोड़ा बहुत और देखना चाहिए। द गार्जियन की कॉपी में एक कोट है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इफ द टॉक्स फेल्ड इन विद ईरान, इट वुड बी इन देन ईरान वुड बी इन ग्रेट डेंजर। यानी अगर ये बातचीत फेल हो जाती है तो ईरान बहुत खतरे में आ जाएगा। ये ट्रम्प साहब क्यों कह रहे हैं? क्या दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के जरिए ईरान पर? ऑब्वियसली वो तो देखें, एज आई सेड बहुत ज्यादा आईक्यू है नहीं, तो वो एक ही भाषा जानते हैं। और दूसरा ये है कि मैं इसको गलत इसलिए नहीं मानता कि एक्चुअली ये भाषा ही अमेरिका का ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। ये बीच में एक ओबामा का बन जाना और वो चिकनी चुपड़ी बातें करना और फिर उसके बाद ऐसे डील करना कि जिसमें कि गुड फेथ में जो डील ही ना किया गया हो, वो तमाम चीजें बेसिकली अमेरिका की इमेज को एक रिस्टोर करने की कोशिश होती है। अमेरिका वो है, अमेरिका वही है। एक्चुअल में अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन वही है जो डोनाल्ड ट्रंप है। जैसे भारत का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मोदी है, वैसे अमेरिका का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन डोनाल्ड ट्रंप है। वो वहां के लोगों के मानसिकता को, वहां के उनके एस्पिरेशंस को, उनकी सोच को, उनके तरबियत को सही से रिप्रेजेंट करते, चाहे वो मोदी हो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो। तो वो बीच में एक मनमोहन सिंह को लाके और एक एक झूठा इमेज क्रिएट करना वो सही नहीं है। तो वैसे ही ओबामा को लाके एक फॉल्स एक फसाड क्रिएट करना अमेरिका का वो सही नहीं। तो ट्रंप अभी जो कर रहे हैं दैट इज व्हाट अमेरिका इज। और मुझे लगता है कि सब ये बात समझते हैं, चाहे ईरान हो चाहे कोई भी हो, वो ये बात समझता है और उसको भी पता है कि इसको किस तरह से डील करना है। अगर ट्रंप को ये लगता है कि हिजबुल्ला के हेड के खत्म हो जाने से और सीरिया में तख्ता पलट हो जाने से, जिहादियों के आ जाने से ईरान कमजोर पड़ गया, तो ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बहुत बातें की है जर्नलिस्ट के साथ, और उन्होंने ये कहा है कि देखें हमारा सर्वाइवल जब थ्रेटन होगा तो वी विल बिकम, मतलब वी विल गो बैलिस्टिक। आपको समझ भी नहीं आएगा कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं अपने सर्वाइवल को अश्योर करने के लिए। तो इतना तो ट्रंप साहब को जो भी फीडबैक दे रहा हो, चाहे विटकॉफ हो चाहे वांस हो, सबको ये बात पता है कि ये चीज जो है वो बड़े लेवल पर, यानी ये इसमें फिर हजारों हजार लोग मारे जाएंगे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिस इज नॉट अ टिप। मैं बार बार यही बात करता हूँ कि अगर आप इराक से और अगर आप तालिबान से नहीं जीत सकते हैं तो ईरान इज अ डिफरेंट बीस्ट, और उससे लड़ने के लिए, उसके बॉर्डर के पास लड़ने के लिए एक अलग लेवल के कैलिबर चाहिए।
लेकिन वही है, ओपनिंग गैम्बिट है, उसमें आप इस तरह की बात जानबूझकर बोलते हैं ताकि आपको लगता है कि आप वो प्रेशर जो है वहाँ क्रिएट कर रहे हैं। ईरान ने भी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिया है, उसने भी कहा है कि हम इसमें से किसी डिमांड को नहीं मानते हैं। दोनों आदमी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेके नेगोशिएशन के लिए बैठेंगे, उससे ये होगा कि फिर कहीं जाके अगर डील होनी होगी तो बीच में होगी। ये बात हमें यहाँ भूलना नहीं चाहिए कि जो मागा क्राउड है, जो मेन सपोर्ट बेस है डोनाल्ड ट्रंप का, वो वॉर के विरोध में है। मागा के जो बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, दीज आर नॉट द न्यूकॉन, जैसे टकर कार्लसन है जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्रंप साहब के अनऑफिशियल एडवाइजर हैं फॉरेन पॉलिसी से। टकर कार्लसन ने कल एक ट्वीट करके और क्लियरली ये कहा है कि ईरान के साथ जंग जो है डिजास्टर्स होगा सबके लिए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको चुन के इसलिए नहीं लाया गया है, आपको डिप्लोमेसी के लिए लाया गया है। एक डील जो है आप इसमें करें। देखिए, एक चीज यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि जो यहूदी लॉबी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इस डील के साथ मसला ये हुआ कि ट्रंप का जो अपना पर्सनल खुंदस ओबामा के साथ है वो इस डील का काल बन गया। जिस तरह से पब्लिकली ट्रंप को ओबामा ने जिस तरह से मजाक उड़ाया था, अब ट्रंप रेसिस्ट आदमी, देखें इस तरह से देखें ना, भारत में कोई ब्राह्मण आदमी को कोई अगर दलित हेड ऑफ स्टेट जो है पब्लिकली मजाक उड़ाएगा तो वो उसके जहन में क्या चल रहा होगा आप समझ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह की चीज जो है डोनाल्ड ट्रंप के जहन में चल रही थी कि उसी जहनीत के आदमी है जिस जहनीत का इंडिया में आपका एवरेज एक कास्टिस्ट आदमी होता है। बस यहाँ कास्ट और वहां पे रेस, बस इसकी आप डिफरेंस को देखिए। तो उन्होंने उनका यह मकसद था कि बराक ओबामा की लेगेसी को हमको तार तार कर देना है, चाहे कोई भी चीज हो। तो छोटी सी छोटी चीज, चाहे अगर पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड उन्होंने निगोशिएट किया, चाहे जेसीपीओ उनका अचीवमेंट था, कोई भी जो उनकी अचीवमेंट थी उसको उसने तार तार के, क्योंकि यहाँ पर्सनल खुन्नस था। इसराइल को यह फायदा था कि, और यहूदी लॉबी को यह फायदा था कि उनके पर्सनल खुन्नस और उनके अपने मफादात जो है वो यहाँ पे डबटेल जो है वो कर रहे हैं। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप नया डील बना के उसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने बराक ओबामा से बेहतर डील जो है साइन किया? हाँ, कर सकते हैं। जो अक्टूबर में इंस्पेक्शन रेजीम जो है खत्म होने वाली है उसको आप बढ़ा के 10 साल कर लें, या 5 साल का जो है 10 साल कर लें, तो आप पब्लिक को कह सकते हैं देखिए हमने ये तो खत्म होने वाला था, हमने उसको आगे कर लिया, बट उसके बदले में आपको ज्यादा कंसेशन भी देना पड़ेगा। तो ये डील संभव है जिसमें कि वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये समझा सकते हैं कि ओबामा से ये बेहतर डील है, हालांकि है नहीं पर वो समझा सकते हैं, उसके उसमें एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये वो समझा सकते हैं अपने दर्शकों को, अपने ऑडियंस को, तो फिर मुझे लगता है कि ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो जाएगी। जी शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम देखते हैं कि शनिवार को क्या निकल करके आता है इस मीटिंग से, कौन क्या पाएगा, कौन क्या खोएगा, और नेतन्याहू साहब को कितना उनका मनोबल टूटेगा, कितना उनको नुकसान होगा, वो सब देखने वाली बात है। तो सब सारी नजरें शनिवार को जो कुछ भी होगा उसका हम फॉलो अप जरूर लेकर के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने दर्शकों से। और द रेड माइक दुनिया, जैसे हम हमेशा कहते हैं, बहुत एक अलग मुहिम है द रेड माइक मूवमेंट में। तो अपने लोगों से, दोस्तों से शेयर करिए, ताकि हम लोग देश में जो हो रहा है वो तो बताते हैं, लेकिन विदेशों में क्या हो रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्रेडिबिलिटी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों।